Once again, good evening. Today we are going to see some of the basic requirement in the quick form. This is not the question form. ये question form में नहीं है. This is basically in the डायरेक्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कि किस क्लॉज के अंदर हमें कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, डायरेक्ट यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं और तीनों स्टैंडर्ड को कंपाइल्ड करते हुए. तो दैट इज दिस वन दैट द यदि हम 4.1 की एज ए ऑडिटी हम यहाँ पर तीनों चीजों से देखेंगे. पहले तो एज ए ऑडिटी यदि हम ऑडिट करने जा रहे हैं, यदि हम ऑडिट कर रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ ऑडिट हो रही है. ऑडिट हमारे यहाँ हो रही है, एज ए ऑडिटी हम फेस कर रहे हैं, या फिर हम ऑडिट कर रहे हैं, तो उस समय हम डायरेक्ट कैसे देखें कि हमें नॉन कंप्लायंस देनी है, कोई ऑब्जर्वेशन देनी है, तो किस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें क्या क्या क्रिएट करना है. क्लॉज नंबर 4.1 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब भी हम कभी ऑडिट करेंगे, वो ईएमएस एंड ओसास के अंदर वहाँ पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशूज हम उनसे डॉक्यूमेंट की डिमांड करेंगे. तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हमको क्रिएट करना है जो कि तीनों ही क्लॉज में है. देन 4.2 जो है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, जब इस क्लॉज की हम ऑडिट करेंगे या हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे या हम एसओपी बनाएंगे, 4.2 के लिए हम इंटरेस्टेड पार्टीज एंड देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन बनाएंगे. देन क्लॉज नंबर 4.3 में जब डिटरमाइनिंग द स्कोप फॉर द क्वालिटी इन्वायरमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए करेंगे, उस समय तीनों ही स्टैंडर्ड में हम उनकी बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सिस्टम मींस स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट की डिमांड करेंगे और उसको चेक करेंगे. 4.4 जो कि हमारे ईएमएस में डायरेक्ट यहाँ पे 4.1 4.2 होता है, तो वहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस और रिस्क अपॉर्चुनिटी का डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे. इसका मतलब क्लॉज नंबर 4 में हमें जो जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं वो हमको एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशूज, मॉनिटर एंड रिव्यू इंटरनल इशूज, इंटरेस्टेड पार्टीज एंड नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस एंड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज का डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर डिमांड करेंगे या क्रिएट करेंगे. नाउ कम टू द क्लॉज नंबर 5. क्लॉज नंबर 5 में जब हम ऑडिट करेंगे या डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे, तो लीडरशिप एंड कमिटमेंट में सबसे पहले हम यहाँ पर जो यहाँ पे क्यूएमएस में 5.1.1 5.1.2 अलग अलग यहाँ पे क्लॉज हैं, यहाँ पर डायरेक्ट है, तो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखेंगे, डिमांड करेंगे. देन यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट की जो भी क्वालिटी पॉलिसी बनाई है या नहीं बनाई है, टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर मेंशन की हुई है, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम कैसे टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करते हैं, ये हम यहाँ पे क्लॉज नंबर 5.1 में डॉक्यूमेंट को बनाएंगे या ऑडिट करेंगे, या फिर हम सामने वाले से ये डिमांड करेंगे हमें वो डॉक्यूमेंट दिखाएं. क्लॉज नंबर 5.2 डेवलपिंग द क्वालिटी पॉलिसी, कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी, इसमें हम क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट की जो भी पॉलिसी है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, उसकी ऑडिट करेंगे और उसको हम डिस्प्ले भी करेंगे प्लांट में किया हुआ या नहीं किया. तो इसका मतलब एज ए ऑडिटी यदि हम बात कर रहे हैं, यदि हम प्लांट में काम कर रहे हैं, तो उस समय हमको ये सब चीजें तीनों डॉक्यूमेंट हमें पहली बात तो कंट्रोल्ड कॉपी में मैनुअल में होनी चाहिए और जो साइंड होनी चाहिए, ओरिजिनल हमारे पास होनी चाहिए. तो ओरिजिनल कॉपी भी हम डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ओरिजिनल कॉपी साइन ही नहीं होती है और हम क्या करते हैं उसको अपने मन से एक सिग्नेचर कॉपी पेस्ट करके हम लगा देते हैं, पता चला टॉप मैनेजमेंट का उस पर रियल सिग्नेचर है ही नहीं. देन पॉलिसी डिस्प्ले कम्युनिकेशन के लिए भी हम देखेंगे प्लांट में कहाँ कहाँ डिस्प्ले है. तो दिस इज 5.2 के अंदर हमको ये तीन डॉक्यूमेंट हमको डिमांड करने हैं या फिर उसकी ऑडिट करनी है. क्लॉज नंबर 5.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जब भी हम ऑडिट करेंगे वहां पर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज का डॉक्यूमेंट देखेंगे. यदि हम तीनों स्टैंडर्ड की ऑडिट एक साथ कर रहे हैं या हमारे यहाँ तीनों स्टैंडर्ड की ऑडिट एक साथ हो रही है, तो हो सकता है ये कॉमन डॉक्यूमेंट होगा, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. और यदि ये नहीं है तो फिर वो हो सकता है अलग अलग डॉक्यूमेंट हो. बट जैसे भी हो हमें क्लॉज नंबर 5.3 के लिए हमें ये ऑडिट देखनी है. जब कभी भी हमारे यहाँ ऑडिट होती है, एट दैट टाइम वो ऑडिटर इसी क्लॉज के ऊपर ये डॉक्यूमेंट हमसे सिक्वेंसली मांगते चलते हैं और हम उनको दिखाते जाते हैं. देन कंसल्टेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर जो है यह क्यूएमएस में नहीं है, यह क्यूएमएस में क्रॉस है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी यह नहीं है, बट ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ 45001 के अंदर यह मेंशन है. तो 5.4 के अंदर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर एक नया क्लॉज है जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है. इस क्लॉज के लिए हम क्या क्या कैसे बताएंगे कि वर्कर पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ होते हैं, दैट इज द सेफ्टी कमेटी
कि जो भी प्लेस में है, सजेशन स्कीम बोल सकते हैं, मतलब वर्कर का पार्टिसिपेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे है, हम उसको कैसे इंश्योर करते हैं कि वर्कर्स हमारे कंसल्टेंट, हम उनके साथ करते हैं, उनके साथ बात होती है और उनके साथ हम मेजर करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो इन दिस वन। तो यहाँ पर हम इसको क्लॉज नंबर 5.4। अब यदि हम कभी ऑडिट कर रहे हैं और हमें मिलता है कि नहीं वहाँ पे वर्कर पार्टिसिपेशन कहीं किसी कमेटी में आ ही नहीं रहा है, तो हम नॉन कंप्लायंस रेज कर सकते हैं ऑन द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्लॉज नंबर 5.4 के अंतर्गत। देन क्लॉज नंबर 6, क्लॉज नंबर 6 में जब हम देखेंगे तो एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, क्लॉज नंबर 6.1 में जब हम देखेंगे तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, देन एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, एनवायरमेंटल सिस्टम में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन, प्लानिंग एक्शन, ये सब क्लॉजेज यहाँ पे हीरा hazard identification, risk assessment, determining the legal and other requirements and planning actions, ये तीनों सब क्लॉजेज यहाँ पर डिफाइंड है। तो इस क्लॉज को जब भी कभी हम ऑडिट करेंगे एज ए ऑडिटर, या फिर जब कभी भी हमारे यहाँ ऑडिट होती है, उस समय हमें कौन से डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखने हैं क्लॉज नंबर 6.1 के लिए, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस, इट कुड भी ये क्वालिटी का डॉक्यूमेंट हो सकता है, बट हमने यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है, तो क्वालिटी के डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लान वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं। आस्पेक्ट इम्पैक्ट एंड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट का डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब देखने में ये लग सकता है कि बहुत ही सिंपल और एक डॉक्यूमेंट लिख दिया हमने, हीरा डॉक्यूमेंट लिख दिया, आस्पेक्ट इम्पैक्ट लिख दिया, बट ऐसा नहीं है। जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बनाएंगे, जैसे स्टोर के लिए बनाएंगे, गोडाउन के लिए बनाएंगे, प्रोडक्शन के लिए बनाएंगे, क्वालिटी के लिए बनाएंगे, मेंटेनेंस के लिए बनाएंगे, एचआर के लिए बनाएंगे, डिस्पैच के लिए बनाएंगे, तो लमसम 10 to 12 हमारे सब सेक्शंस होंगे, जिसके लिए हमें हर एक प्रोसेस में, जैसे पावर हाउस यदि है तो पावर हाउस के अंदर या विंड मिल है या कंस्ट्रक्शन है या सोलर है, तो वहां पर जब हम बनाने जाएंगे तो वहां पे हमें सब लेना पड़ेगा। पावर हाउस में रॉ मटेरियल रिसीविंग, कोयला कैसे आता है, बॉयलर जनरेट कैसे होता है, स्टीम पावर सप्लाई कैसे करते हैं प्लांट को, देन इसके बाद उसको पैरामीटर कैसे मेंटेन करते हैं, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर मोर देन 10 to 20 एक्टिविटीज आएंगी, जिसको हम यदि हीरा बनाने बैठेंगे तो आप समझिए कि एक डिपार्टमेंट में कम से कम 30 से 40 एक्टिविटीज आ सकती हैं, और उसके साथ ही साथ यदि हम उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 डिपार्टमेंट कर दें तो मोर देन 400 एक्टिविटीज कुड बी कम। तो ये देखने में सिंपल डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, बट जब एक डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट करने जाएंगे देन इट कुड बी ये कई सारे डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लॉज नंबर 6.2, ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम, यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे, ये कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव, या फिर हम जो भी हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ईएमपी, एचएसएमपी, प्रोसेस प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स, या फिर कोई हमारा क्वालिटी मैनुअल होगा, ये सब चीजें हमको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर डिफाइंड है उसको हम यहाँ पर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। अब क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की जब बात होती है तब तक ठीक है, बट इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होते हैं ऑब्जेक्टिव लिए जाते हैं, वो हम क्लॉज नंबर 6.2 के अंतर्गत ऑडिट कर सकते हैं। इसका मतलब क्लॉज नंबर 6.2 की जब कभी हम ऑडिट करें, या फिर हमको एनसी देनी है या ऑब्जर्वेशन देनी है, तो हम 6.2 की बात करेंगे। देन प्लानिंग ऑफ चेंज, प्लानिंग ऑफ चेंज के अंदर यहाँ पर 6.3 में ये क्यूएमएस में आता है, और यहाँ पर 6.3 के दोनों क्लॉज हमारी ईएमएस एंड ओसास में नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो ये चेंजेस शैल बी कैरिड आउट इन द प्लान्ड मैनर, 3M चेंज की हम यहाँ पर बात करेंगे। सिमिलरली जब हम यहाँ पर देखेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ये जो रिक्वायरमेंट है क्लॉज नंबर 7.1 की, 7.1 में जो भी हमारे स्टैंडर्ड हैं 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, ये सब क्लॉजेज हैं। ये जो रिक्वायरमेंट हैं ये सब क्लॉजेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। तो इसके साथ ही साथ यह है यहाँ पर हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं 7.1 में, रिसोर्स, रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्स, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नेसेसरी वर्क स्पेस, जो भी हमारे टूल्स, टैकल्स, सॉफ्टवेयर हैं वो, देन साइकोलॉजिकल, यदि कोई वर्क इन्वायरमेंट में यहाँ पर ऐसा है जिसको साइकोलॉजिकल फिजिकल फैक्टर की है या हाइट से डर लगता है, उनकी लिस्ट हम डिमांड कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा पर्सन है।
देन इक्विपमेंट ऑफ द मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सभी हमारे जो जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट सभी के सभी हम क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए, हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, कैलिब्रेशन का जो भी रिक्वायरमेंट है वह क्लॉज नंबर 7.1.5 में कैप्चर करेंगे। देन 7.1.6 ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, ये यहाँ पर जो भी है काइजन, ट्रेनिंग, पीपीटी, इसके जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे वह हमारे क्लॉज नंबर 7.1.6 में आएगा। 7.2 में जो भी है ये तीनों ही स्टैंडर्ड में कॉमन है। तो यहाँ पर स्किल मैट्रिक्स, उनकी एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंस, उनके रिलेवेंट ट्रेनिंग सेशंस। तो यहाँ पर जब कभी भी हम 7.2 की ऑडिट करेंगे उस समय हम स्किल मैट्रिक्स मांगेंगे या फिर स्किल मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे या हम ऑडिट के समय बताएंगे, या कभी हम कभी ऑडिट कर रहे हैं और उस समय हमको स्किल मैट्रिक्स नहीं मिलती है तो उस समय हम उसको वहां पे 7.2 के ऊपर ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। 7.3 इज द अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के अंदर जो रहेगा वहां पे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ट्रेंड्स, देन साइनेजेस, क्यूएचएससी, ये जो रिक्वायरमेंट है दिस इज वी कैन कैप्चर हियर। तो ये हमारी जो भी अवेयरनेस है, अवेयरनेस का मतलब ट्रेनिंग से जो भी रिलेटेड है वो हमको प्लांट में डिस्प्ले करने हैं। क्लॉज नंबर 7.4 की जब हम कभी ऑडिट करेंगे या देखेंगे तो वहां पे 7.4 में इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जब भी कभी भी हम डॉक्यूमेंट डिमांड करेंगे, देखेंगे या बनाएंगे उस समय हम इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ईमेल होगा, सैप होगा, इंट्रानेट होगा, नोटिस बोर्ड होगा। तो उस तरीके की चीजों को हम यहाँ पर क्लॉज नंबर 7.4 में देखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 7.5 में जब देखेंगे यहाँ पर तो क्लॉज नंबर 7.5.1 में जनरल, 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग, जो भी हमारे यहाँ का डिपार्टमेंटल मैनुअल होता है उस डिपार्टमेंटल मैनुअल को हम यहाँ पर कभी मेंशन कर सकते हैं, दैट इज द XX, यदि वो हमारा मैनुअल का नाम है या कुछ भी है। तो उसके बाद ए जो डिपार्टमेंट हो तो उसको हम डिपार्टमेंट कोड के साथ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट कंट्रोल का प्रोसीजर डिमांड करना है, उनके रिटेंशन पीरियड कितना है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट को रखने कितने दिन के लिए है, ये सब चीजें जो आएंगी वो हमारे 7.5 में आएगी। देन यदि हम 8.1 में देखेंगे तो 8.1 इज ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पर 8.1 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब QMS एंड EMS में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में यह क्लॉज होती है दैट इज द ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। बट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पर इसके 6 सब क्लॉजेज हो जाते हैं। 8.1.1 is the general, 8.1.2 is the eliminating hazard, 8.1.3 the management of change, 8.1.4 is the outsourcing, 8.1.5 is the procurement, 8.1.6 is the contractor। तो जो भी यहाँ पर हमारे प्रोसेसेस सेफ्टी ओरिएंटेड आएंगे वो हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में आएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोडक्शन और उनके सीक्वेंस जो आएंगे वो हमको यहाँ पर डिफाइन करने हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए हमको एलिमिनेटिंग द हजार्ड्स, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, इसका मतलब ये है जब कभी भी हम अपने प्रोसेस में कोई भी चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने वहां पर कोई फोर्कलिफ्ट पहले दूसरी तरीके की थी, अब हमने फोर्कलिफ्ट किसी दूसरे तरीके की आ गई, उसका हमने डिजाइन बदल दिया, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट या फिर हमने रूफ टॉप के अंदर मान लीजिए वेंटिलेटर प्रोवाइड कर दिया, या फिर एस्बेस्टस की सीट थी उस एस्बेस्टस को सीट हटा करके हमने ट्रांसपेरेंट सीट लगा दी जिससे धूप आसानी से, लाइट हमारी आसानी से प्लांट के अंदर आ सकती है। तो उस केस में हमको जब भी मैनेजमेंट ऑफ चेंज या प्रोसेस चेंज, डिजाइन चेंज, जो भी हम क्लॉज देखेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ISO 45001 के, वहां पर हम जब देखेंगे तो वहां पे जो भी डिजाइन में चेंज आएगा उसको हम हीरा, आस्पेक्ट, इम्पैक्ट, और वहां पर हम लिखेंगे, हम बताएंगे कहीं ना कहीं कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज हमने किया है, इससे हजार्ड में अंदर क्या इम्पैक्ट आया है और क्या हमको एक्शन लेने हैं। Then requirement of the product and services, that is for the customer communication, determining review और environment preparedness and response and ERP जो आएगा वो है हमारे यहाँ पर complete होगा। This kind of activity comes under this 8.2 means 8.2.1
में हम कस्टमर कम्युनिकेशन, जब हम क्वालिटी की बात करेंगे तो वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे। बट जब हम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे तो 8.2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज फॉर द ईएमएस एंड ओसास। दोनों के लिए हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ईआरपी डिफाइन करना है, हमारी कौन कौन सी इमरजेंसीज हैं उनको प्री डिफाइंड करना है, हमें कौन कौन सी हमारी कंपनी में कंप्लायंसेज हैं, प्लस पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज क्या क्या हैं। तो जैसे कस्टमर फीडबैक रिलेटिंग टू कस्टमर कंप्लेन, रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट एंड परचेजिंग जो हम करते हैं वो पूरा परचेज डिपार्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा। देन एबिलिटी टू मार्क द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिकेशंस, जो भी हमारे प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस हैं, जो नया वेंडर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका, जैसे कॉन्ट्रैक्टर किसी को हमने हायर किया तो उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को हम कैसे हायर करते हैं, उनको हम रिव्यू कैसे करते हैं, उनको हम मॉनिटर कैसे करते हैं, उसके साथ ही साथ हम उसको कैसे उनको देखते हैं कि हम उनके कॉन्ट्रैक्टर की मॉनिटरिंग एंड आउटसोर्सिंग जिसको हमने कर रखा है, मान लीजिए हमने वेल्डिंग अपने यहाँ आउटसोर्स कर रखा है, जो कि वेल्डिंग का कोई काम होता है तो वो थर्ड पर्सन करता है, या फिर इसके फोल्डिंग यदि हम कर रहे हैं, इसके फोल्डिंग जो कि कभी भी कहीं हाइट पे काम करना है तो इसके फोल्डिंग बांधने के लिए जो है हमने बाहर से पर्सन को थर्ड पार्टी और प्रोवाइड कर रखा है। तो उसकी सर्विस लेते समय हमारी क्या क्राइटेरिया होंगे वह हमको 8.2 के अंदर कहीं ना कहीं एसओपी फॉर्म में डिफाइंड करने हैं। तो इस समय ये जो डॉक्यूमेंट होंगे दैट इज द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द 8.2। सिमिलरली डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जब हम यहाँ बात करेंगे तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट यहाँ पर हमारी क्लॉज नहीं है ईएमएस एंड ओसास में। क्यूएमएस में हमारी क्लॉज है, बट यहाँ पर हम ज्यादातर एक्सक्लूडेड ही रखते हैं इसको। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात होती है। कंट्रोल ऑफ 8.4, 8.4 भी दोनों ही क्लॉज में नहीं है। तो यहाँ पर 8.4 कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड जो भी हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जिनको हम डिटरमाइनिंग द वेरिफिकेशन, जो भी प्रोडक्ट्स से ले रहे हैं जो एक्सटर्नली हमारे यहाँ आ रहे हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं, दैट इज डिफाइंड इन 8.4। उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट लेने हैं। 8.5 अगेन ये दोनों क्लॉज में नहीं आता है, कॉमन रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट आती है। तो 8.5 मतलब प्रोडक्शन की बात हो रही है, कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। जस्ट अ मिनट। कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोविजन, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। जब कभी भी हम 8.5 की ऑडिट करेंगे उस समय कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे प्रोडक्शन की लाइन है, अब प्रोडक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, यह विंड मिल, कंस्ट्रक्शन या जहां पर भी हम कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कमीशनिंग कर रहे हैं, वो सभी के लिए ये प्रोडक्शन ही काउंट होगा। तो कंट्रोल उनकी क्या कंट्रोल है, हमें टॉर्क कितना लगाना है, हमें इंस्टॉलेशन कैसे करना है, हमें मेंटेनेंस कब करना है, उसके बाद हमारे प्रोसेस पैरामीटर कितने हैं, करंट कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, या फिर जब प्रोडक्शन की स्पेसिफिकेशंस हो कितनी होगी, मशीन की स्पीड कितनी होगी, ये सब कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोविजन। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, किसी की भी प्रोडक्ट की हमारी आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी हम कैसे करते हैं, उनके क्या बार कोडिंग सिस्टम है, कैसे उनकी कोडिंग दी जाती है, ये कम्स अंडर दिस 8.4। तो यहाँ पर जब भी कभी हम डिमांड करेंगे ऑडिट करते समय 8.5.1 में हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उनके कंट्रोल प्लान वगैरह देख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी, वहां पे ट्रेसेबिलिटी का प्रोडक्ट जो भी फिनिश टू रॉ मटेरियल, जैसे कोई कस्टमर कंप्लेन आया उसकी बार कोड होगा, उसका नंबर होगा, उस नंबर से हम वो कब बना था, किसने बनाया था, किस मशीन पर बना था, इस तरह की चीजें हम यहाँ पे ट्रेस आउट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर एक्सटर्नल प्रोवाइडर, यहाँ पर जब कभी भी हमें आप नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, इसका मतलब जो हमारे यहाँ हमें पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी इक्विपमेंट या प्रोसेस यूज हो रहा है उसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी है क्या जो कस्टमर ने हमको दी हुई है, जैसे स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, या फिर उनकी कोई मशीन हो सकती है, या उनकी कोई ऐसी टेस्टिंग इक्विपमेंट हो सकता है जिसको वो कस्टमर हमें अपने यहाँ से देता है कि आप इसके अकॉर्डिंगली करिए, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। और ये कॉमन रिक्वायरमेंट नहीं है, ईएमएस अनुसास में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में जब कभी भी हम देखेंगे तो डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सैंपल प्रिजर्व करते हैं। पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, जब कभी स्टेचुरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, खासकर इसकी जरूरत तब पड़ती है
जब आप पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है बट 8.1 में ये कवर हो रहा है, तो पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज जैसे कि कोई भी कंटेनर हमने भेजा, अब भेजने के बाद उसकी जो भी कंप्लायंस होगी, उसका टर्म कार्ड लगता होगा, उसके प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, ऑल दिस रिक्वायरमेंट कम्स अंडर स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, प्लस कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर फीडबैक, ये जो आती हैं 8.5.5 में रिफ्लेक्ट होगी। 8.5.6 कंट्रोल ऑफ चेंजेस, यहाँ पे जो भी 3M कंट्रोल चेंजेस आएंगे वो हम 8.6 में कवर करेंगे। देन सिमिलरली इसी तरीके से रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है, जब क्वालिटी प्रोडक्ट कोई हम बना लेते हैं, बनने के बाद उसको स्टैंप लगाते हैं, क्वालिटी रिलीज करते हैं, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज कम्स अंडर दिस QMS में आएगा वो। और यहाँ पर रिलीज करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या डिमांड करना है, एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है, उनकी ट्रेसेबिलिटी ऑफ द ऑथराइजेशन पर्सन कौन है। मीन्स जो भी टेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है क्वालिटी की, वो क्वालिटी की रिपोर्ट जब हम बनाते हैं उसको कोई ना कोई वेरीफाई करता होगा, कोई ना कोई फिल करता होगा, वो रिपोर्ट प्रिजर्व करके रखी जाती है। जब कभी कंप्लेन आती है तो वो रिपोर्ट सबसे पहले देखी जाती है, तो रिलीज हम किसने रिलीज किया था। तो इस तरह की चीजें जो आएंगी वह हमारे क्वालिटी ओरिएंटेड क्लॉज नंबर 8.6 में आएगा। क्लॉज नंबर 8.7 दैट इज द कंट्रोल ऑफ नॉन कॉन्फर्मिंग आउटपुट। यहाँ पर जो भी नॉन कॉन्फर्मिंग आउटपुट क्रिएट होगा दैट विल कम अंडर दिस प्रोडक्ट नॉट मीटिंग द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, जिसको हमको सेग्रेट करना है, उसको सेग्रेशन करना है, उसको कंटेमिनेट दूसरे से मिक्स होने से बचाना है, उसको अलग करना है। इस तरह की चीजें जो आएंगी वह हमारे इस प्रोसेस में आएगी, दैट इज द नॉन कॉन्फर्मिंग आउटपुट में कवर होगा। देन क्लॉज नंबर 9 में यदि हम देखते हैं तो क्लॉज नंबर 9 में दैट इज द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। जब कभी भी हम ऑडिट कर रहे हैं या हमारे यहाँ ऑडिट हो रही है तो 9.1 ऑडिट जब क्लॉज की होगी तो वहां पे 9.1.1 जनरल, यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्फर्मिंग, जो भी हमारे मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में करते होंगे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में करते होंगे, ये जो मॉनिटरिंग हम करते हैं वो हमारी 9.1.1 में आएगी। जैसे हमने कोई इन्वायरमेंट के लिए लिया होगा, नियर मिस रिपोर्टिंग करते होंगे, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन की रिपोर्टिंग करते होंगे, तो इस तरह से जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो मतलब ग्राफ बनाते हैं, इस तरह की जो KPIs मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट है, तो वो हमारे 9.1.1 में आएगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस 9.1.2, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की और यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द मॉनिटरिंग रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन, जो भी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, 18 साल से फैक्ट्री एक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऑल दिस रिक्वायरमेंट कम्स अंडर दिस 8.9.1.2। अभी जो हम बता रहे हैं हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनाने हैं, या डॉक्यूमेंट कौन सी ऑडिट करनी है, या डॉक्यूमेंट कौन सी हमें डिमांड करनी है जब कभी हम कभी ऑडिट कर रहे हों, तो उसके रेफरेंस में हम यहाँ पर अब डिस्कस कर रहे हैं। अब ये डॉक्यूमेंट जब हम बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं, SOP फॉर मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, SOP फॉर KPI आइडेंटिफिकेशन, SOP फॉर नॉन कॉन्फर्मिंग प्रोडक्ट, SOP फॉर हैंडलिंग ऑफ नॉन कॉन्फर्मिंग प्रोडक्ट। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है। देन एनालिसिस एंड इवोल्यूशन, यहाँ पे जो भी हमारे वर्क इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइन है, कंट्रोल प्लान है, ये सब चीजें जो हम बनाते हैं दैट इज द हमारे दैट विल कम अंडर दिस 9.1.3। इंटरनल ऑडिट, हमारे यहाँ इंटरनल ऑडिट होती होगी, तो वो इंटरनल ऑडिट जो भी होती है वो हमारे 9.2 क्लॉज के अंदर आती है। अब इंटरनल ऑडिट दो तरीके से हो सकती है। एक तो क्या होती है कि हम लोग खुद साइट पे या अपनी प्लांट में करते हैं, और एक कॉर्पोरेट की तरफ से टीम आती है जो कि इंटरनल ऑडिट की तरह ऑडिट करती है। तो उनका क्या शेड्यूल है, उनका लिस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स कौन कौन से हैं, साथ ही साथ हमारी जो इन्वायरमेंट की क्लॉज जो हैं वह कैसे मैच हो रहे हैं, साथ ही साथ हमारे इंटरनल ऑडिट बाय द वर्कर्स, मतलब इंटरनल ऑडिटर्स करते समय हमें वर्कर को भी इन्वॉल्व करना है, उनको भी शेयर करना है, और उनको भी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करते समय भी करना है। जब हम EMS एंड OSAS का अभी कुछ SOPs देखेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट देखेंगे, देन एट दैट टाइम वी विल सी इसको हम कैसे वहां पर मेंशन करते हैं। देन इंटरनल ऑडिट के बाद जब हम यहाँ पर उनको इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम क्या है, इंटरनल ऑडिट शेड्यूल क्या है, ऑल दिस रिक्वायरमेंट कम्स अंडर दिस 9.2। तो इसका मतलब यदि हम कभी ऑडिट कर रहे हैं या हमारे यहाँ ऑडिट हो रही है तो हमको प्रीवियस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट यदि मांगी जाती है, इसका मतलब वो 9.2 के बारे में बात हो रही है।
Then 9.3 is the clause for the management review meeting. तो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के अंदर जो भी हमारे हैं वहां पर 9.3.1 में इनपुट्स दिए गए हैं। तो जो भी, जैसा कि हमने पहले भी शेयर किया है कि डेली मॉर्निंग मीटिंग जो होती है वो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर जो भी इनपुट्स है क्लॉज नंबर 9.3.2 में हमें देखना होगा कि वहां पर मैनेजमेंट एजेंडा, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का एजेंडा क्या डिफाइंड है। उस एजेंडा के पॉइंट के ऊपर ही हमें मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग बनानी है। अब मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के जो ABCDEFGH यहाँ पर काफी दिए हुए हैं, ये हम वहां पे केवल क्वालिटी की बना रहे हैं तो वो पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन हम यदि ज्वाइंट बना रहे हैं, ज्वाइंट ही बना रहे होंगे ज्यादातर, तो हमें देखना है कि क्या सारे पॉइंट्स उसके अंदर कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे उसके अंदर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अनसेफ एक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथ ही साथ उसके अंदर ये भी देखना है कि हमें जो भी उसकी ट्रेनिंग के पार्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अवेयरनेस, वर्कर इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में है कि नहीं है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज कैसे वहाँ पर डिस्कस हो रही है। ऑल दिस रिक्वायरमेंट कम्स अंडर दिस। तो 9.3 में हम उसको वहां पर देखेंगे। सिमिलरली 10.1 में यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो दैट इज ऑल्सो द इम्प्रूवमेंट पार्ट। इम्प्रूवमेंट पार्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये तीनों में ही कॉमन है, तीनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हो गया, ट्रेंड हो गया, इंटरनल ऑडिट्स हो गया, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस हो गए, एंड मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स जो भी होते हैं इम्प्रूवमेंट के, दैट इज कम्स अंडर दिस। तो जो भी यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पर आएगा। देन नॉन कॉन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन 9.10.2, इसके अंदर हम जो भी एक्टिविटी लेते हैं, तो यहाँ जब क्वालिटी की बात करते हैं तो जो प्रोडक्ट नॉन कॉन्फर्मिटी की बात होती है, डिस्प्ले की बात होती है, वो नॉन कॉन्फर्मिंग आउटपुट हमारे यहाँ पर एड्रेस होंगे। जैसे कौन कौन सी नॉन कॉन्फर्मिटी हुई, नॉन कॉन्फर्मिटी कब हुई थी, उसके करेक्टिव एक्शन हमने कब लिए थे, उसके 8D रिपोर्ट हमने कब फिल की थी, उस 8D रिपोर्ट के अंदर क्या क्या एक्शन पॉइंट निकल कर आए हैं। ऑल दिस कम अंडर दिस 10.2। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी सिमिलरली वह इसी तरीके से वहां पर देखेंगे कि जो भी हमारी गैस मॉनिटरिंग करते हैं या फिर कोई हमारी गैस लीक हुई हो गई हो, तो इस तरह की चीजें जो इन्वायरमेंट ओरिएंटेड हजार्ड्स हैं वो यहाँ पर हमारे आस्पेक्ट इम्पैक्ट में 10.2 में आएंगे। और कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, अब यहाँ प्रोडक्ट की बात हो रही थी, यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी की बात होगी। हेल्थ एंड सेफ्टी में कोई फर्टिलिटी हुआ हो, कोई नियर मिस हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो इस तरह की जो चीजें आएंगी दैट 10.2 के अंदर उसको यहाँ पर कवर करना है। और उसकी हमें इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनानी है, उसकी नियर मिस बनानी है, उसके टीम है, सेफ्टी प्रैक्टिशनर जो भी हैं, वर्कर और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, ध्यान रखिए यहाँ पर वर्कर रिप्रेजेंटेटिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वह सेफ्टी कमेटी में आ सकते हैं या फिर कहीं भी, उनको रिफ्लेक्ट करना है। देन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इज टॉकिंग अबाउट दिस EMS एंड OSAS में, तो वहां पे जो परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया या सेफ्टी के जो पॉइंट्स आते हैं दैट वी कम्स हियर। दिस इज जस्ट अ क्विक रिव्यू बिफोर गोइंग टू द EMS एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो SOPs, प्रोसेस एंड जो भी हमारे क्या कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले एक क्लियरिटी समझने के लिए हमने इसको शेयर किया है। दूसरा, ये हमें जरूरत इसलिए भी होती है कि जब कभी भी हम ऑडिट होती है तो उनके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अब इस तरह से हम क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि जो भी हमने दूसरी एक शीट दिखाई है, वी हैव सेकंड काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे क्वेश्चंस फॉर्म में लिखा हुआ है कि चेक द इंटरनल ऑडिट है कि नहीं है, चेक द मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग है कि नहीं है, चेक द इंटरेस्टेड पार्टीज डिफाइंड है कि नहीं है। तो ऑल दिस थिंग वी कैन कवर one by one in the all this section. I think this is enough for the day, and thank you so much.